गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? थकान उतरी है कुछ कल वाली है? चलो अपन पढ़ेंगे भी साइंस। ठीक है, साइंस के अंदर आपके 3 मेजर सब्जेक्ट है। कौन कौन से? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। और आपको पता है कि ग्रुप डी के अंदर 15 नंबर का वेटेज है। ठीक है, नया पेज। अच्छा, प्लस वाला तो मैंने, ठीक है भाई। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, पहले पढ़ी हुई है साइंस? चलो बढ़िया है, पीछे सुनाई दीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, देखो दो वर्डिंग से बना है। बायोस, बायो है ना, बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस जीवन, लाइफ। क्या मतलब होता है? लाइफ यानी जीवन। ठीक है, और लॉजी क्या होता है? हाँ, क्या होता है? अध्ययन, स्टडी। क्या होता है लॉजी? स्टडी। देखो आप कहीं भी पढ़ोगे ना लॉजी, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है, इसको लोगस बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया फिर? जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी, स्टडी अबाउट लाइफ, स्टडी अबाउट लाइफ, टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट लाइफ। ठीक है, जीवन पर अध्ययन करना। ठीक है, जीवन पर अध्ययन करना, बायोलॉजी। लिख रही हो क्या साथ के साथ? लिखना है, ये मत लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बता दूंगा जब लिखना होगा। ठीक है, ये तो आपका थोड़ा सा बस वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, बस इतना याद रखना, लॉजी मतलब टू स्टडी होता है। ठीक है, आगे आपकी बहुत सारी टर्म आएगी, ठीक है, जिसमें लॉजी वर्ड मिलेगा। ठीक है, अब देखो जीव विज्ञान है बायोलॉजी, ये सबसे पहले जो नाम दिया था ये किसने दिया था? ना, अरस्तु ने नहीं दिया था। दो साइंटिस्ट थे, एक तो था लेमार्क। कौन था? लेमार्क। और एक था ट्रेवी रेंस। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या नाम दिया भाई? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, आपसे पूछ ले जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क और ट्रेविरेंस द्वारा, लेमार्क और ट्रेविरेंस द्वारा। ठीक है, ये आपसे सन नहीं पूछे, एग्जैक्ट पूछेगा तो 1801 में दिया था। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1802 भी मिलेगा भी। ठीक है, कहीं कहीं 1802 भी मिलेगा, लेकिन वो आपसे नहीं पूछेगा। वो इतना पूछ सकता है कि जीव विज्ञान किस नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो कौन था? लेमार्क और ट्रेविरेंस। ठीक है, बायोलॉजी जो नाम दिया गया था वो दिया गया था। ठीक है, अरस्तु ने नाम नहीं दिया था। ठीक है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। लिख लिया? अब जीव विज्ञान में वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज होती है। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं ना वो अलग अलग ब्रांचेज से आते हैं। जैसे न्यूरोलॉजी हो गया, ठीक है, जैसे ब्रेन का डॉक्टर है उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, और उसने स्टडी किस पे की होगी? ब्रेन पे। किस पे स्टडी की होगी? तो स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। ठीक है, एक नेफ्रोलॉजी होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी। ठीक है, तो बहुत सारी ब्रांचेज है, लेकिन अपन ने मेनली दो ही ब्रांचेज पढ़नी है इसके अंदर। और कौन कौन सी आती है? एक तो आती है जूलॉजी, जूलॉजी, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। एक है आपकी बोटनी। क्या है? बोटनी, इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान, ठीक है। एक है जूलॉजी और एक है बोटनी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में किसके बारे में पढ़ोगे आप? इरेजर यही ना? जी ठीक है। जंतु विज्ञान में किसके बारे में स्टडी करते हो आप? एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में। किसके बारे में? जंतुओं के बारे में, ठीक है। और बॉटनी में किसकी स्टडी करते हो? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों की, ठीक है। आपसे पूछ ले स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है? बॉटनी। क्या कहलाता है? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी। जंतुओं का अध्ययन यानी जंतु विज्ञान क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। समझ आई बात? ठीक है। अब देखो भाई, अब जूलॉजी पे जिसने काम किया था ना सबसे ज्यादा, वो कौन था? बता सकते हो? जंतुओं पर सबसे ज्यादा काम किसने किया था? रिसर्च की थी। किसने की थी? अरस्तु ने। किसने की थी? अरस्तु ने, ठीक है। जंतुओं पे रिसर्च किसने की थी? अरस्तु ने। किसने की थी? इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एरिस्टोटल, ऐसा कुछ नाम मिलेगा आपको एक अलग से, ठीक है। ठीक है, अरस्तु मिल सकता है, एरिस्टोटल मिल सकता है, ठीक है। यानी जंतुओं पे रिसर्च, यानी वैज्ञानिक जो नाम है आपके, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम दिए थे, जिसने रिसर्च की थी सबसे पहले, किसने की थी? अरस्तु ने। किसने की थी? अरस्तु ने। और बॉटनी पे किसने की थी? प्लांट्स पे किसने रिसर्च की थी? तो एक साइंटिस्ट है यहाँ आपका, थियोफ्रैक्स। थियोफ्रैक्स कौन था? थियोफ्रैक्स। यानी इसने प्लांट पे रिसर्च की और साइंटिफिक नेम दिए प्लांट्स के, ठीक है। साइंटिफिक नेम दिए थे। तो आपसे पूछ ले कि जंतु विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को। और आपसे पूछ ले फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रैक्स, ठीक है। अच्छा, दोनों बात समझ आ गई? आपसे बॉटनी का फादर पूछे तो क्या बताओगे? थियोफ्रैक्स। और आपको जूलॉजी का पूछे तो अरस्तु। क्या बताओगे? अरस्तु। दोनों बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक बात बताओ, सबसे टफ कार्य किसका रहा होगा? सबसे अधिक परिश्रम किसे करना पड़ा? यानी थियोफ्रैक्स को करना पड़ा या अरस्तु को करना पड़ा? अरस्तु को, ठीक है। प्लांट्स तो एक जगह स्थिर होते हैं, ना, ठीक है, उन पे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स पे स्टडी करना तो टफ होता है प्लांट्स के मुकाबले, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर दो शाखा पढ़ेंगे, बॉटनी और जूलॉजी। और इसका सबसे टफ कार्य था, तो इसको पूरी बायोलॉजी का ही पिता बोला जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी क्या कहोगे? अरस्तु। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता या जनक, जीव विज्ञान के जनक या पिता बोल दो, बात एक ही, ठीक है। समझ आ गई ये बात? आ गई क्या भाई? ठीक है। इनकी अब दो पुस्तक थी, लिख लिया क्या? चलो चलो नेक्स्ट पे। आपसे इनकी पुस्तक पूछ ले तो एक तो थी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। किसकी पुस्तक थी? अरस्तु की। किस पे आधारित थी? एनिमेलिया, एनिमल्स पे, जंतुओं पे, ठीक है। किस पे आधारित थी? जंतुओं पे, ठीक है। जीव यहां नहीं बोलोगे आप, जीव के अंदर दोनों चीज आ जाती है, प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी तो ग्रोथ करते हैं, वो भी तो रिप्रोडक्शन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, प्लांट्स भी तो करते हैं ना, उनमें भी तो ग्रोथ होती है, वो भी जीव में आते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमेलिया एक अलग ही वर्डिंग है, एनिमल्स, जंतुओं के बारे में बता रहा है स्पेशल, ठीक है। तो किसकी पुस्तक थी ये? अरस्तु की। किसकी पुस्तक थी?
अस्तु की। दूसरी पुस्तक थी एक आपकी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांट्यूरम, प्लांट्यूरम, ये किसकी पुस्तक थी? किसकी थी? प्लांट्यूरम। क्या बता रहा है प्लांट्यूरम? नाम शब्द है जो खुद में कुछ बता रहा है। हाँ, थियोफ्रेक्स यानी प्लांट। ठीक, किसके आधारित थी ये? किस पे आधारित थी? प्लांट पे, पेड़ पौधों पे। किस पे आधारित थी? पेड़ पौधों पर, प्लांट्स पर। ठीक है, तो ये बुक किसकी होगी? थियोफ्रेक्स की। किसकी होगी? थियोफ्रेक्स की। समझ आएगी ये बात? दोनों बुक्स पता चल गया? चल गया क्या? ठीक, चलो नेक्स्ट। चलो क्या? देखो, अब अपने मेजर जो टॉपिक है ना, मेजर टॉपिक है एक तो है आपका, देखो अपन पढ़ने का क्या है अब, एक तो हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, वैसे तो क्या होता है, पहला टॉपिक सेल होता है। ठीक है, लेकिन सेल अपन थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि पजल हो जाओगे आप अभी सेल करोगे तो। ठीक है, कुछ बेसिक बातें बता दूंगा आज सेल के बारे में। ठीक है, लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है, पहले डाइजेस्टिव ही करेंगे। ठीक है, तो अभी टॉपिक एक तो है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र। दूसरा है आपका, दूसरा आप कर लो इसमें न्यूट्रिशन कर लो, पोषक, न्यूट्रिशन पोषक पदार्थ, पोषण होता है पोषक पदार्थ। ठीक है, न्यूट्रिएंट। ठीक है, और तीसरा आपका है ब्लड, रक्त। ठीक है, ब्लड, रक्त। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, इसके अंदर हार्ट भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, पर मैं इसको अलग अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, ब्लड कर लो, चौथा कर लो हार्ट, हृदय। ठीक है, इन दो को मिलाकर ही आपका एक टॉपिक बनता है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ठीक है, ये मैं वैसे लिखा रहा हूँ आपको, सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे अपने मतलब सीक्वेंस में। ठीक है, लिख लो एक बार। नेक्स्ट आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, छठा लिखो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्त्रावी तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र। सातवां लिखो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। आठवां लिखो स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। लिख लिया?
नोमा है आपका डिजीज भाई, रोग। डिजीज रोग, ठीक है, ह्यूमन डिजीज लिख लेना, ठीक है, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, लिख लिया। और आपका क्या रहेगा इसके अंदर, एक लिख लेना ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। इसको आप बायो में पढ़ सकते हो और आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बायो में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। मानव नेत्र, कितने टॉपिक हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। कोई रहता है क्या। एक साइटोलॉजी, सेल के बारे में पढ़ेंगे ना अपन, छोड़ दिया था अपन इसको, साइटोलॉजी, सेल, कोशिका, ठीक है, कोशिका, सेल, साइटोलॉजी, ठीक है, कोशिका विज्ञान। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं लिखा है ना, लिखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। आगे लिखो रिप्रोडक्शन प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, रिप्रोडक्शन लिखा मैंने, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। 13 हो गए, 12 हो गए मेजर टॉपिक, ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर हार्ट और ब्लड, ठीक है, 2 पोर्शन आ जाते हैं उसमें, और तो कोई नहीं रहता, आपका रहता है तो देख लेंगे, ठीक है। मेजर टॉपिक तो यही है, ठीक है। और पीछे ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम से आया था, ठीक है, ब्लड से आया था, हार्ट के बारे में, ठीक है, न्यूट्रिशन से आया था, डाइजेस्टिव सिस्टम से आया था, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया था, ठीक है। तो मेजर टॉपिक ये है आपकी, ठीक है भाई। अब देखो साइटोलॉजी अपन बाद में करेंगे, कोशिका विज्ञान, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बता देता हूं। देखो आपसे पूछ ले कि जीव की, ठीक है, यानी ह्यूमन बींग्स की, मानव जीवन की, या कोई भी जीव है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है, क्या होती है, सेल, कोशिका। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल, ठीक है, कोशिका। जीवन की क्या है, ये सबसे छोटी इकाई है, जीवन की सबसे सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, सेल, क्या है, सेल, लिख लेना साथ में भी, जो इंग्लिश में करना चाहता है वो लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश में है क्या भी, ठीक है, तो इसे लिख लेना आप, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी, क्या मतलब है सबसे छोटी इकाई का क्या मतलब है, क्या बोलो, हाँ कोई बात नहीं, इसके क्या करिए, समझ नहीं आया मेरे को क्या बोल, चलो कोई नहीं। देखो सबसे छोटी इकाई का मतलब है कि जो आपका जो बॉडी का निर्माण हुआ है, किसी भी जीव का जो संरचना है ना, ठीक है, तो वो किससे मिलकर बना है, मतलब सबसे पहले उसके अंदर क्या फॉर्म हुआ था, सेल, उस सेल से आगे टिश्यू,
टिश्यू से आगे ऑर्गन, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आगे बॉडी। किसका निर्माण हुआ था? बॉडी का। तो एक सीक्वेंस होता है। सेल, सबसे पहले क्या बनी थी? सेल, कोशिका। इसके बाद भाई टिश्यू, क्या बने थे? टिश्यू। उत्तक, क्या बने थे? उत्तक। उसके बाद भाई ऑर्गन, क्या बने थे? ऑर्गन। अंग, क्या बने थे? अंग। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अंग तंत्र, क्या बोलते हैं इसको? अंग तंत्र। ठीक है, इधर लिख देता हूं इसको हिंदी में, ठीक है, मक्खी है ये बार बार इस पे। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद किसका निर्माण हुआ था? बॉडी का। किसका? बॉडी का, शरीर, ठीक है, शरीर का, ठीक है। किसी भी जीव की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल। अब मानव जीवन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। उसके बाद टिश्यू, सेल आगे डिवीजन होता है, साइटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, वो साइटोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन ये सेल डिवीजन होने के बाद आगे जुड़ते हैं, क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। उसके बाद क्या बनाते हैं? उसके बाद इसमें कोई चीज जो समझ ना आई हो आगे? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? अंग तंत्र होता क्या है? क्या? अंगों का निर्माण। देखो, ऑर्गन हो गए आपके अंग, ठीक है, जैसे आपका हार्ट हो गया, आर्टरी होगी, ठीक है, वेन्स होगी, ठीक है, हार्ट में जाने वाली आर्टरी वेन्स होगी, ठीक है। तो अब देखो, ऑर्गन तो आपका हो गया हार्ट, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है। क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब अंगों का समूह, अंगों का समूह। अब देखो, बेसिक सी बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आप किस किस के बारे में पढ़ेंगे? कौन कौन से अंगों के बारे में पढ़ेंगे? आमाशय के बारे में, लीवर के बारे में, पेनक्रिया के बारे में, ठीक है, टिथ के बारे में, ठीक है, टंग के बारे में, ठीक है, फूड पाइप के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे ना। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने इंक्लूड आपके अंग हुए हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या बोला मैंने? डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र, यानी उस पाचन में, जो भोजन का पाचन कराने में जो जो ऑर्गन इंक्लूड हुए हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, अंगों के समूह को, जहां अंग इकट्ठा काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका किडनी है, ठीक है, किडनी के अंदर क्या है? किडनी है आपके नेफ्रॉन्स की छोटी इकाई है, ठीक है, और क्या है? आपका यूरेटरी डक्ट होती है, ठीक है, तो वो उसमें इन्वॉल्व है, जो सारे अंग काम करेंगे ना। जैसे किडनी के अंदर आपका फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। क्या है? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, अंग तंत्र। समझ आ गई ये बात? हुई? समझ आ गई? ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? सेल, कोशिका। क्या है? सेल, ठीक है। यानी आपके जो बॉडी के अंदर जो काम है, जो फंक्शन होता है ना, वो भी किसके थ्रू होता है? सेल के थ्रू। किसके थ्रू? सेल के थ्रू। जैसे आप देखने का काम कर रही हो, ठीक, आप देख रहे हो आंखों से, ठीक है, लेकिन उनकी भी सेल्स हैं, रोड सेल होती है, कोन सेल होती है, जो आपको देखने का काम करती है, ठीक है। तो आपका काम किसने किया? सेल ने। काम किसने किया? सेल ने, ठीक है। तो कार्यात्मक इकाई किसे बोलोगे आप जीवन की? सेल। और संरचनात्मक आपका जो बॉडी निर्माण हुआ वो भी किससे हुआ है? सेल। किससे हुआ है? सेल से। मतलब आपकी आई में बहुत सारी रोड सेल, कोन सेल होगी, जिससे आपके आई का निर्माण हुआ है, आंख का निर्माण हुआ है, ठीक है, और देखने का कार्य भी वो सेल ही करेंगी। समझ आ गई ये बात? किसी को समझ ना आई हो? आपको आ गई समझ? देखो, अब सेल जो एग फर्टिलाइज होता है ना, ठीक है, ठीक है, मेल फीमेल की रिप्रोडक्शन के थ्रू जब एग फर्टिलाइज होता है,
जिसे जाइगोट बोलते हो आप, ठीक है। जैसे मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, शुक्राणु। कौन सी सेल्स होती है, स्पर्म, शुक्राणु। और फीमेल के अंदर भी अंडाणु, ओवम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवम, अंडाणु, ठीक है। जब फर्टिलाइज होता है एग, ठीक है, तो एक मतलब जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट। उसे ही आप क्या बोलती हो, सेल। सबसे जो पहले फॉर्म होता है ना, ठीक है। देखो जैसे आप मतलब बच्चे का जन्म होता है 9 मंथ्स बाद, सबसे पहले जिसमें जो स्टेज आती है ना बच्चे में, ठीक है, सबसे पहले जिसे आप बोलते हो जाइगोट, क्या बोलते हो, जाइगोट, ठीक है। तो वही क्या होता है, सेल बोलते हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, सेल, ठीक है। उस जाइगोट से आगे मतलब बेबी का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बनेंगे उसमें, जैसे 2 से 3 वीक चले गए तो उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। 9 मंथ्स का टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। समझ आ गई ये बात, आ गई क्या, ठीक है। देखो अब आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी किसी कार्य को कर रही है, ठीक है, तो आपकी सेल्स भी क्या करेगी, मेनली सेल्स ही काम करती है, ठीक है। आप जीवित हो तो आपकी सेल्स क्या है, जीवित है। यदि सेल डेड होगी तो बॉडी भी डेड हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। कोई भी कार्य करते हो, आप खाना खाते हो किस लिए, एनर्जी के लिए। किस लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी आपको चाहिए, एनर्जी आपकी सेल्स को चाहिए, ठीक है। आपके सेल्स को एनर्जी मिलेगी तो आपके टिश्यू को एनर्जी मिलेगी, टिश्यूज को मिलेगी तो आपके ऑर्गन्स को एनर्जी मिलेगी, ऑर्गन को एनर्जी मिलेगी तो पूरा ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, पूरा ऑर्गन सिस्टम काम करेगा तो आपकी बॉडी काम करेगी, ठीक है। तो एनर्जी किसे मिलनी चाहिए, किसे मिलेगी, सेल्स को। किसे मिलेगी, सेल्स को, ठीक है। अब वो देखो सेल, देखो आपकी बॉडी का निर्माण सेल से हुआ है, मतलब आपके बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन हैं उनकी सभी की अलग अलग सेल्स होती हैं, सभी की अलग अलग सेल्स होती है। जैसे ब्रेन, ब्रेन की सेल्स अलग है, ठीक है। ये बताओ क्या किडनी और ब्रेन की सेल एक ही होगी, दोनों के फंक्शन अलग अलग है तो सेल भी क्या होगी उनमें अलग अलग होगी। लेकिन आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन है मिलकर बना किससे, सेल से। फंक्शन भी कौन करेगा, सेल। और एनर्जी भी किसको चाहिए, सेल को। सेल को एनर्जी मिलेगी, सेल जीवित रहेगी तो आपकी बॉडी भी काम करेगी, आपकी बॉडी भी काम करेगी, ठीक है। देखो सेल है ना कोशिका, इसका एक कंपोनेंट होता है, इसका एक कंपोनेंट होता है कि आप पढ़ेंगे साइटोलॉजी में, ठीक है। ये लिखो मत, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, लग रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या, पीछे आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है भाई। इनका एक कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुना होगा, फंक्शन भी सुना होगा, क्या कम फंक्शन होता है, फंक्शन सुना है, कार्य सुना है इसका, क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ पावर बनती होगी, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ निर्माण होता होगा किसी का, किसी का, किसका निर्माण होगा, एनर्जी का। किसका निर्माण होगा, एनर्जी का। लिखना मत, किसका निर्माण होगा, एनर्जी। मतलब आपके सेल्स है, देखो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल है, ठीक है। उन सेल के पास अपना अपना क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और वहीं क्या है, आपकी जो एनर्जी है ना वो फॉर्म होती है, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उसे क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। अब देखो खाना खा के आए हो, कल भी खाया था, खाया था ना, ठीक है। उस खाने का डाइजेशन हुआ ना, डाइजेशन हुआ, पाचन, थोड़ी देर में इस टॉपिक पे ही आऊंगा मैं, ठीक है।
पाचन हुआ, पाचन, उस भोजन का पाचन होने के बाद भोजन किस फॉर्म में आया, किस फॉर्म में आया? देखो भाई, आपने खाना खाया, अब रोटी खाते हो, चबा चबाई खाते होंगे, बाद में किस फॉर्म में चला जाता वो? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? देखो, आपने चबा के खाया, आपके अमाशय के अंदर गया, ठीक है, वहां बहुत सारे एंजाइम है जिन्होंने उसका और पाचन किया, फिर वो छोटी आंत में गया, वहां उसका पाचन हुआ, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आया। किस फॉर्म में आया? लिक्विड फॉर्म में। आप देखते हो कभी जो बीमार बंदा होता है, बीमार बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसे ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। क्यों? होता क्या है वो ग्लूकोज? होती क्या है? एनर्जी नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। जो आपके न्यूट्रिशन भोजन के अंदर होते हैं ना, भोजन के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट है, मतलब छोटी यूनिट होती है ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? कोई बीमार है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर से काम नहीं करता थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसे डायरेक्ट एनर्जी देने के लिए, डायरेक्ट एनर्जी दे, लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। देखो, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, लेकिन कब? जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, जब उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, जब उसको ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकृत होगा, जब ग्लूकोज का यानी ऑक्सीजन मिलने के बाद ग्लूकोज आपका टूटेगा। क्या करेगा? टूटेगा, वहां से एनर्जी का निर्माण होगा, वहां से एनर्जी का निर्माण होगा। समझ आई ये बात? आई क्या? देखो, आपने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या बना बॉडी के अंदर? अभी तो गया था पीछे में इसी बात पे, क्या बना था? लिक्विड फॉर्म। क्या बना था? लिक्विड फॉर्म। और वो किस फॉर्म में होता है? उसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। C6O6, ये तो सभी को याद है, C6H12O6, ठीक है। रेशो पूछ लिया आपसे, तो क्या होता है इसका रेशो? 1:2:1, ये उसका अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात, तो ग्लूकोज का। समझ आ गई बात? आई क्या? अब बताओ मेरे को, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड तो है सभी के अंदर, है ना? तो उस ब्लड के अंदर ही आपका डाइजेशन के बाद ग्लूकोज क्या है? सर्कुलेट होता है। ग्लूकोज क्या होता है? सर्कुलेट होता है। अब वो ग्लूकोज सर्कुलेट होने के बाद कहाँ जाएगा? अब अच्छा, एक बात है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड है, तो हर सेल के पास भी क्या है? ब्लड है, क्योंकि आपकी बॉडी का निर्माण किससे हुआ है? सेल से। तो बॉडी के पास ब्लड है, तो सेल के पास भी ब्लड होगा ना? होगा। और उस ब्लड के अंदर क्या होगा? भाई लिक्विड फॉर्म बना है, तो वो ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज आपकी बॉडी के सेल के उसके ब्लड के अंदर ही होगा, होगा ना? तो वहां पर आपका सेल के पास एक, आपको बताया था कि एक कंपोनेंट होता है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के साथ जब क्या मिलती है? ऑक्सीजन। क्या मिलती है? ऑक्सीजन, O2। तब ये ग्लूकोज टूटता है। क्या करता है? टूटता है। किस किस में टूटेगा? CO2 में, और भी H2O में, और भी, और एनर्जी, एनर्जी। और किसकी फॉर्म में होती है? बता दो, बोलने वाले थे इधर से, बता दो। सही है, ATP। किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। और फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ATP की फॉर्म में एनर्जी फॉर्म होती है आपकी। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ आ गई ये बात? आई क्या? तभी आप क्या है, आपकी बॉडी की सेल्स है वो क्या है? काम करती है। आपकी बॉडी मतलब काम करती है, ठीक है। पानी लिया यार, ठीक है। तो किस फॉर्म में होती है एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। अब यहां ऑक्सीडेशन हुआ इस ग्लूकोज का। यदि ये देखो, यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बॉडी के अंदर, यदि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिल्कुल ही,
आपकी सेल क्या हो जाएगी, डैमेज, और क्या हो जाएगी, डेथ। क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक है, सेल ही जीवित नहीं है तो बॉडी भी जीवित नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलूं, समझ आ रहा है या बोर हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे होंगे। देखो यहां से समझोगे ना तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना आपको याद भी रहेगा साथ के साथ। ठीक है, बस इतना सोचो, अभी 5 मिनट के लिए इतना सोचो भी ये फंक्शन आपके बॉडी के अंदर चल रहा है। ठीक है, मतलब एटीपी का निर्माण तो हो रहा है, ये बॉडी के अंदर है, तभी तो बैठे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो। दिमाग का पता नहीं लगा रही हो या नहीं लगा रही। ठीक है, वो भी लगाना है। ठीक है, देखो कभी आपने सुना होगा कि जैसे सर्दियों में आती है ऐसी न्यूज़, जैसे पीछे शायद नोएडा में, पता नहीं दिल्ली में हुआ था, हादसा हुआ था। एक ही परिवार के लोग थे, मतलब वो क्या है, हीटर वगैरह, ठीक है, लगा के सोए थे और कहीं से एयर पास नहीं हो रही थी वहाँ। ठीक है, तो सुबह वो क्या पाए गए, मृत पाए गए। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी मौत होगी। ठीक है, साइलेंट किलर बोलते हैं, शांत मौत। ठीक है, किस कारण होती है पता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है फिर? है, ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? हाँ बोलो। पेड़ पौधे नहीं उस टाइम, मतलब वो एक रूम में था, ठीक है, कहीं से भी हवा पास नहीं हो रही थी। ठीक है, और वहां क्या चल रही थी, मतलब अंगीठी बोल देते हो आप, हीटर बोल देते हो। ठीक है, तो उससे क्या निकलती है, गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, आप सांस लेते हो, सांस के अंदर आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन नहीं लेते, एयर लेते हो आप, हवा लेते हो। क्या लेते हो? एयर। फिर आपका जो लंग्स होता है ना, वो कार्य करता है उसके अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को सोल्यूबल करने का। ठीक है, और वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर सोल्यूबल करेगा और वही आपके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाएगी। ठीक है, और वहां से क्या बनेगा, CO2 और H2O, और वहां से CO2 ब्लड के थ्रू वापस आपकी लंग्स के पास आएगा और फिर वापस आप अपने सांस के द्वारा CO2 को बाहर करते हो। ये फंक्शन होता है। ठीक है, देखो ब्लड के अंदर जाना क्या था भाई, मतलब आप सांस ले रहे हो, उसमें जाना तो एयर थी, एयर में ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, लेकिन एक बंद कमरे में जब अंगीठी जला रखी है तो उस मतलब अंगीठी से CO निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखना ब्लड के अंदर मोस्ट सोल्यूबल, सबसे जल्दी ब्लड के अंदर घुलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या घुलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये घुल जाएगी ब्लड के अंदर, क्या बन जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जब जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सांस के थ्रू जाएगी, ठीक है, और ब्लड में जाएगी, ब्लड में घुल के कहाँ जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में किसके पास जाएगी? ग्लूकोज के पास। किसके पास? ग्लूकोज के पास। तो क्या ये इसको तोड़ पाएगा? क्या ब्रेक डाउन कर पाएगा ग्लूकोज को? नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिर्फ जलाने का काम, बर्निंग का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। कौन करता है? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप आग जला सकते हो? नहीं जला सकते, नहीं जला सकते। ठीक है, तो बर्निंग, जलाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। और यदि ऑक्सीजन होता तो ये ग्लूकोज टूट जाता। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गया तो ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं। और ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो किसका निर्माण नहीं होगा? एनर्जी का। किसका निर्माण नहीं होगा? एनर्जी का। एनर्जी का निर्माण नहीं होगा तो आपकी सेल्स भी डैमेज हो जाएगी। सेल डैमेज होगी तो धीरे धीरे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, आपके ऑर्गन से बॉडी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो साइलेंट किलर बोलते हैं, किसको बोलते हैं? साइलेंट किलर। कार्बन मोनोऑक्साइड को याद रखना। ठीक है, साइलेंट किलर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोस्ट सोल्यूबल होती है, ब्लड के अंदर जल्दी घुल जाती है, ऑक्सीजन से पहले घुलती है ये। ठीक है, ऑक्सीजन से जल्दी घुल जाती है, पहले बॉन्ड बना लेती है इसके साथ। ठीक है, समझ आई ये बात? आई क्या?
चलो नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तब आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब वो ग्लूकोज आएगा कहाँ से, मतलब आप जीवित हो, आप फंक्शन कर रही है, आपकी बॉडी काम कर रही है, तो क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे करवाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ही करवाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन, ऑक्सीजन तोड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लेस है, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्थान है जहां पे ये प्रोसेस होगी, जहां पे ये प्रोसेस होगी, ठीक है। अब देखो, अब ग्लूकोज आपके पास आया कहां से, मेन बात तो समझ आ गई ना, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ही आपको एनर्जी मिलेगी, तभी आपकी सेल जीवित है, आपकी बॉडी जीवित है, तभी आपकी सेल काम करेगी, आपकी बॉडी काम करेगी। ये बात समझ आ गई, ठीक। अब वो ग्लूकोज आएगा कहां से, कहां से आएगा, खाना खाते हो, हाँ तो वहीं से आएगा ना, ठीक है। अब देखो, अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले ये बताना जरूरी था, ठीक है। अब डालो चाहिए हेडिंग आप, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है पाचन तंत्र, क्या होता है, भोजन को पचाना, भोजन को, यानी भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, ठीक है। भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे कणों में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन, पाचन क्या कहलाता है, पाचन, ठीक है। अब देखो, आप खाना खाते हो, खाना खाते हो, क्या क्या खाते हो खाने में, रोटी खाते हो, वेरी गुड, क्या खाते हो आप, रोटी खाते हो, ठीक है। और क्या खाते हो, रोटी खाते हो, और भाई सब्जी खाते हो, दाल भी तो खाते होंगे, सब्जी नहीं दाल बोल दो आप, कोई बात नहीं, और चावल, और भी, रोटी पे घी नहीं लगाते, हाँ, और लस्सी पीते हो, और क्या, सलाद, वेरी गुड, और दूध नहीं लेते, लस्सी लेते हो, शाम को भी लस्सी लेते हो ठीक है, दूध पीते हो, ठीक है, हाँ लस्सी पीते हो, लस्सी से भी फैट मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है, दूध दही, ठीक है, ठीक है, क्या, गुड़, हाँ बाद में गुड़, चलो गुड़ भी आ गया, ठीक है। तो आपको रोटी दाल चावल सलाद जो भी खाते हो, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, भाई रोटी होगी, चावल हो गया, क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, दाल होगी, दूध हो गया, क्या मिलेगा, प्रोटीन, क्या मिलेगा, प्रोटीन, दाल से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। दूध में से प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, ठीक है, ठीक है। घी खा लिया, क्या मिल गया, फैट। तो आपको क्या क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, और भाई प्रोटीन, और भाई वसा, और क्या मिली, वसा,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, 3 चीज मिली। क्या विटामिन नहीं मिले? यहाँ मिले ना, तो फिर लिखो उनको भी। विटामिन तो मिले हैं, ठीक है, विटामिन भी तो मिले हैं। चावल में विटामिन बी हो गया, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देगा क्या? एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट? मतलब एक एनर्जी नहीं देगा, एनर्जी तो ऑक्सीडेशन के बाद देगा, लेकिन क्या ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है? वेरी गुड। प्रोटीन, वसा, विटामिन, नो, याद रखना, इसीलिए लिखा था नो सोर्स ऑफ एनर्जी, यहां से एनर्जी नहीं मिलती आपको, ठीक है, याद रखना, बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, ये ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल जाएगी, प्रोटीन से, फैट से, लेकिन कब मिलेगी? इनके डाइजेशन के बाद, ठीक है। विटामिन से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, नो कैलोरी लिख लो, ये कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। विटामिन ऊर्जा का सोर्स नहीं है भी। लिख लिया, लिख लिया। तो आपको विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, याद रखना। तो विटामिन खाते क्यों? पर्सन फिर ये भी है, विटामिन खाते क्यों है? ऐसे ही साथ में आ जाता है क्या उनके है? ठीक है, तो ये हमें रोगों से बचाता है विटामिन, ठीक है, डिजीज से बचाता है, ठीक है। किससे बचाता है? डिजीज से, ठीक है, जरूरी है विटामिन भी, ठीक, बट एनर्जी नहीं देगा, ठीक है भाई। अब देखो, क्या है? ये रोटी है, ठीक है, ठीक है, रोटी है, आपने खाई, मतलब एक टुकड़ा तोड़ा उसका, खाया। अब बताओ, खाओगे तो सबसे पहले कार्य कौन करेगा आपका? कौन से ऑर्गन करेंगे? यानी माउथ में, माउथ में क्या काम करेगा? दांत करेंगे, क्या करेंगे? दांत। अब ये रोटी है, इसको ऐसे तोड़ दिया दांत के थ्रू, ठीक है, फिर भाई, फिर आगे इसका और डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे और पतला हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, क्या कह रहा है, मतलब ऐसे बड़ा बड़ा कर लो थोड़ा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा छोटा छोटा और भाई, ठीक है। इसके बाद ये और टूट जाएगा, फिर ये किस में आ जाएगा? लिक्विड में, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है डाइजेशन, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, क्या कहलाता है? डाइजेशन। और उस डाइजेशन को कराने में जो आपके ऑर्गन, जो अंग इन्वॉल्व है, ठीक है, जो अंग शामिल है, उन्हें क्या बोलते हैं? सिस्टम। और कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट है, किस में टूटेगा? अभी बताया था पहले, ग्लूकोज में। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। और प्रोटीन किस में टूटेगा? प्रोटीन किस में टूटेगा? अमीनो एसिड, अमीनो अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड बोलते हैं। इंग्लिश में लिखूं क्या? इंग्लिश में लिखूं, लिख दूं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये टूटेगा ग्लूकोज में। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में।
और ये प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में, ठीक है। इसके बाद भाई वसा, फैट, फैट, वसा, वसा किस में टूटेगी? वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में, किसमें? वसीय अम्ल, फैटी एसिड, फैटी एसिड वसीय अम्ल में, किसमें टूटेगी? वसीय अम्ल में, ठीक है। अब देख लो, ये तो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है। डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल। और विटामिन किस में टूटेंगे? पीछे, हाँ, आप विटामिन किस में टूटेंगे? बोलो, शर्माना नहीं है, बोल दो, चाहे गलत बोल दो, याद तो हो जाएगा कम से कम, बोलोगे नहीं फिर। नहीं टूटता विटामिन, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलती उससे, उसका डाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है। यहां जो मैंने लिखा है सिर्फ इनका डाइजेशन होगा, ठीक है, पाचन इनका होगा और एनर्जी इनसे मिलेगी पाचन के बाद, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हीं से एनर्जी मिलती है, ठीक है। और कितनी एनर्जी मिलती है, किस 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम से फैट से कितनी मिलती है, ठीक है। तो ये मैं करवाऊंगा आपको, न्यूट्रिशन का टॉपिक है आपका, ठीक है। वैसे याद करना है तो कर लेना चाहिए। 9.2 किलो कैलोरी तो मिलती है फैट से और 4.2 मिलती है इससे, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। बाकी आपका ये टॉपिक है पूरा न्यूट्रिशन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ फैट, ठीक है, सोर्स ऑफ विटामिन, सारे न्यूट्रिशन में कराऊंगा। बस यहाँ डाइजेशन में आपको इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट किस में टूटते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और आपका फैट फैटी एसिड में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, ठीक। अब आपका, जब आप खाना खाते हो सबसे पहले, ठीक है, भोजन खाते हो माउथ में, ठीक है, माउथ में जाता है ना भोजन सबसे पहले, ठीक है। तो फंक्शन कौन करेंगे? टिथ, कौन करेंगे? टिथ। तो अब टिथ के बारे में पढ़ना आपको, दांत, स्टडी ऑफ टिथ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी, बात एक ही है, ओडेंटो बोल दो, से डेंटो बोल दो, ठीक है, ठीक है। ओडेंटो लिख लो, लॉजी, या फिर डेंटोलॉजी लिख लो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ओडेंटो मिलेगा, कहीं कहीं डेंटो मिलेगा, ठीक है। लॉजी होता है स्टडी, डेंटो क्या होता है? टिथ, क्या होता है? टिथ, दंत विज्ञान, ठीक है। और इसका स्पेशलिस्ट कौन होता है? वेरी गुड, डॉक्टर को बोलते हैं स्पेशलिस्ट, जिसने स्टडी की है, किस पे स्टडी की है? टिथ्स पे, किस पे स्टडी की है? टिथ्स पे, दांतों पे, ठीक है। तो इसका जो स्पेशलिस्ट है वो कहलाता है डेंटिस्ट, क्या कहलाता है? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? बता देना भी। स्पेशलिस्ट कौन होता है? डेंटिस्ट, जिसने क्या कर रखी हो? स्टडी अबाउट टीथ, ठीक है, जिसने ओडेंटोलॉजी कर रखी हो, डेंटोलॉजी, ठीक है। आप डेंटिस्ट बन जाओगे, लेकिन कब? हाँ, डेंटोलॉजी करोगे उसके बाद, ठीक है भाई, समझ आई ये बात? कितने होते हैं दांत? सभी के 32 है? तो फिर
हाँ 32 सॉकेट होते हैं, ठीक है, जहाँ दांत फिक्स होते हैं ना वो 32 सॉकेट होते हैं। क्या होते हैं? 32 सॉकेट होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन मान के चलते हैं कि कितने दांत होते हैं? 32। कितने दांत होते हैं? 32। 32 32। अब एक बात सुनना, 32 दांत होते हैं, लेकिन यहां लिखोगे परमानेंट टीथ। क्या लिखोगे? ये संख्या है ना स्थायी दांत की है। किसकी है? स्थायी दांत की। परमानेंट परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ स्थायी दांत। परमानेंट टीथ स्थायी दांत। समझ आ रहा है? पीछे क्यों बैठे हुए? तेरे को कह रहा हूं उधर उधर मत देख। आगे आ जाओ, खाली पड़ा बेंच आज तो। आओ ये आगे आओ, डरा करो मत, आगे बैठो, कोई चक्कर नहीं। आ जाओ, आप भी आ जाओ, कोई बात नहीं। आ जाओ यार, बैठ जाओ यहाँ, क्या बात है। और आप भी चाहिए आगे बैठो, आज तो खाली है? या नींद आने लग जाती है आगे? ठीक है। स्थायी दांत परमानेंट टीथ, आपसे पूछ ले परमानेंट टीथ स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? यदि मैं पूछ लूं अस्थायी दांत कितने होते हैं? टेम्परेरी टीथ यानी अस्थायी दांत, टेम्परेरी टीथ, अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20। कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। इनको मिल्की टीथ भी बोल देते हैं, दूधिये दांत। क्या बोल देते हैं? दूधिये दांत। 20 टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। परमानेंट कितने होते हैं? 32। परमानेंट कितने होते हैं? 32, 32 होते हैं। लिख लिया? चलूं आगे? ठीक। मिल्की टूथ, दूधिया दांत, या क्या बोल देते हो आप इसको? टेम्परेरी, अस्थाई। क्या बोल देते हो? अस्थाई दांत। टेम्परेरी टीथ, अस्थाई दांत। कितने? 20। वेरी गुड। परमानेंट कितने? यानी स्थायी दांत कितने? 32। कितने भाई? 32। स्थायी दांत कितने? 32। समझ आया? समझ आने वाली बात तो ये है। अब मैं पूछूंगा आपको मोनोफाइकोडोंट, ठीक है। एक होता है मोनोफाइकोडोंट, एक होता है डाइफाइकोडोंट, ठीक है। टर्म होती है साइंस के अंदर मोनोफाइकोडोंट और डाइफाइकोडोंट। मोनो फाइकोडोंट, इसको बोल देते हैं एक बार दंती हिंदी में, ठीक है। एक बार दंती, ठीक है। दूसरा होता है डाई फाइकोडोंट, इसको बोल देते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती, डाइफाइकोडोंट, डाइफाइकोडोंट। बच्चे कम आए हैं क्या आज? इतनी है? डाइफाइकोडोंट, द्विबार दंती, ठीक है। मोनोफाइकोडोंट क्या होता है? जो एक बार दांत आते हैं, ठीक है।
तो मोनोफाइकोडोंट की मैं संख्या पूछूं तो कितनी होगी? कितनी होगी? बोलना, पीछे कितना बोला? 4? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, एक बार जो दांत आते हैं ना वो कितने आते हैं? एक बार में, मतलब एक बार है, ठीक है, और 2 बार कितने आएंगे? 20। यानी एक तो आपके बच्चे थे ना, मिल्की टूथ थे, तो 20 आ गए, ठीक है, फिर वापिस से आए कितने? 32 आए। दोबारा कितने आए? 20 तो पहले आ चुके थे, वही 20 आएंगे, लेकिन कितने और आए? 12। तो 20 तो 2 बार आ गए ना, 12 एक बार आया ना, तो मोनोफाइकोडोंट यानी एक बार दांत आने की संख्या कितनी होती है? 12। और डाइफाइकोडोंट कितनी होती है? 20। यानी 2 बार आएंगे, एक तो बच्चे थे मिल्की टूथ थे तब आए, और दोबारा 32 आएंगे, तभी 20 दांत वही आएंगे दोबारा। ठीक है, डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। समझ आई ये बात? आई भी समझ? आई क्या? या पानी पुनी पीना है? नहीं पीना? फिर ठीक है। अब टाइप्स, दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4। कितने प्रकार के? 4। वेरी गुड। पहले मैं परमानेंट टीथ की बात करूंगा, ठीक है, जो एडल्ट में आते हैं। ठीक है, एडल्ट मतलब वयस्क। ठीक है, ठीक है, हमारे जो दांत हैं, बच्चों को छोड़ के हमारे जो दांत हैं एडल्ट यानी वयस्क परमानेंट टीथ। ठीक है, एडल्ट में बात करूं कितने दांत होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। ठीक है, तो टाइप कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो होता है इंसीजर, इसको बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, इसको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। इंसीजर, कैनाइन, और तीसरा होता है, वेरी गुड, प्री मोलर। प्री मोलर, इसको बोलते हैं अग्र अग्र स्वर्णक। और चौथा होगा आपका मोलर, इसे बोलते हैं स्वर्णक। क्या बोलते हैं? स्वर्णक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, इंसीजर, कृंतक क्या होते हैं भैया? कौन से दांत होते हैं? कौन से? परमानेंट तो होती ही है। कौन से होते हैं? सामने वाले, स्माइलिंग टीथ जिसको बोलते हो। बच्चों में सबसे पहले आते हैं 2 दांत। ठीक है, देखा है 2 दांत बच्चों में? स्माइलिंग टीथ, जब स्माइल करते हो, ठीक है, जब स्माइल करते हो तब दिखाई देते हैं ना, वही दांत होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? ये काटने वाले भी होते हैं। ठीक है, काटने वाले जिसको काटते हैं ना, कभी देखा काट के? कौन से यूज होते हैं? यही होते हैं, काटने वाले। ठीक है, और रत्नक कौन से होते हैं? चीरने वाले, चीरने फाड़ने वाले। ठीक है, चीरने फाड़ने वाले। चीरने फाड़ने वाले, चीरने फाड़ने वाले। और अगर चवर्णक और चवर्णक कौन से होते हैं? पीसने वाले होते हैं दोनों। क्या होते हैं? पीसने वाले। पीसने वाले।
ये दोनों पीसने वाले होते हैं, प्री मोलर और मोलर, चवर्णक और अग्र चवर्णक, ठीक है। अच्छा ये लिख लेना, ये जो दांत है ना कैनाइन वाले, ये शाकाहारी में नहीं पाए जाते, जो मांसाहारी होते हैं ना उनमें पाए जाते हैं, शाकाहारी में नहीं होते ये, ठीक है, ये शाकाहारी में नहीं पाया जाता। शाकाहारी में नहीं होते, ठीक है। कैनाइन वाले जो चीरने वाले हैं ना, तो ये मांसाहारी में होते हैं, ठीक है। शाकाहारी में नहीं होते भाई, कैनाइन नहीं होते, ठीक है। हमारे अंदर तो है या नहीं है, तो हम तो शाकाहारी है ना, शाकाहारी है, किसने कहा, सर्वाहारी में आता है, ठीक है, ठीक है, सर्वाहारी में आते हो, शाकाहारी में नहीं आते, ठीक है। हम शाकाहारी में नहीं आते, सर्वाहारी में आते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर है ये, ठीक है। जरूरी नहीं है, मतलब हर कोई मतलब मीट वगैरह खाता हो, मांस वगैरह खाता हो, तो लेकिन इनका यूज़ तो और भी बहुत होता है ना, चीरने फाड़ने में। जैसे आप कुछ मतलब जैसे गन्ना है, आप गन्ने को छिलते हो, ठीक है, तो एक चिरने का ही काम करते हो उसको, ठीक है। तो दांत जो आपके तीखे नुकीले दांत होते हैं ना, वो होते हैं कैनाइन, ठीक है। आगे से जिनके वी शेप में होता है वो होते हैं कैनाइन, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, कितनी होती है, हिंदी वाला रफ कर दूं एक बार, आगे लिख दो इसके, चलो यहाँ लिख लो। इंसिजर कितने होते हैं, कैनाइन और प्रीमोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होते हैं, और मोलर कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्या बात, 12 8 किसने बताया था, प्रीमोलर 8 कब से होने लगे, हो गए 32 क्या है भाई, सॉरी, सही हो आप भाई, हाँ सही हो आप, ठीक है। 21 23 21 23 होता ना इसका, ठीक है। ठीक है, 8 और 12 होते हैं, ठीक है, सही हो। इसका फॉर्मूला याद कर लिया करो, उससे याद आ जाएगा, 21 23 21 23, ठीक है, 21 23, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 8 12, ठीक है। फॉर्मूले से याद कर लिया करो, पजल हो जाते हैं इसमें, मैं भी हो जाता हूँ बहुत बार, लेकिन फॉर्मूला याद हो तो आ जाएगा। हो गया, ठीक है, आगे चलें क्या। अब ये तो था परमानेंट टिथ का, अब आ जाते हैं टेम्परेरी टिथ पे, अस्थायी दांत, जो बच्चों के दांत होते हैं ना, अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, अस्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इंसिजर, मैं इंसिजर का आई लिखूंगा, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है। इंसिजर और कैनाइन और प्री मोलर और मोलर, ठीक है, 4 प्रकार की। इंसिजर कितने होते हैं, 8, कितने होते हैं, 8, और कैनाइन 4, और प्री मोलर और मोलर 8, कितने होते हैं, 8 होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि बच्चों के अंदर अग्र चरण प्रकार के दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, जो बच्चों में है ना वो प्रीमोलर नहीं पाए जाते। कितनी संख्या होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। समझ आई ये बात? आपसे पूछ ले परमानेंट टीथ कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसिजर कितने दांत, इंसिजर में कितने दांत होते हैं? 8। और कैनाइन में और प्रीमोलर में और मोलर में? परमानेंट की बात की थी मैंने। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं इस पे टेम्परेरी पे। तो इंसिजर में कितने? कैनाइन में, प्रीमोलर में, वेरी गुड, मोलर में 8। समझ आई ये बात? ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? 21 21 23 21 23। ठीक है, किसका है ये? पीडीएफ का, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, स्थायी दंत सूत्र, हिंदी में लिख लो स्थायी दंत सूत्र। 21 23 21 23, 21 23 21 23। ठीक है, समझ आ गई? दांतों की संख्या निकालनी हो, याद नहीं रहता तो फॉर्मूला याद कर लिया करो डायरेक्ट। ठीक है, तरीका क्या रहेगा? 21 23 है ना, 21 23 यदि आप 2 बार 21 23 लिखते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यदि एक बार लिखोगे तो 4 से। किससे? 4 से। ये बात समझ आ गई? आप मल्टीप्लाई क्यों करते हैं 2 से 4 से? आ गई? पीछे आ गई? आगे समझ क्यों करते हैं? फिर 2 बार लिखे तो 2 बार क्यों लिखे ये बताओ? तभी तो कह रहा हूं भाई 4 बार, एक तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? है, फॉर्मूला बनाना भी तो आना चाहिए ना, फॉर्मूला बनाना भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो देखो रफ कर दो इसको, एक उसका फॉर्मूला और लिख लो, टेम्परेरी टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला 2102 2102 2102 2102। समझ आया? अब देखो, अब 4 बार कब डिवाइड करोगे? 4 बार तब डिवाइड करेंगे या 21 23 को एक बार, एक बार लिख दें? अच्छा ठीक है, हाँ तो वो क्यों लिखा वो देखो। देखो सामने वाले स्माइलिंग टीथ बताया था ना, और सामने 2 दांत होते हैं। ठीक है, उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, जैसे ये वाला होता है ना, थोड़ी सी जगह भी मिलेगी वहां आपको। सामने जो 2 दांत है ना, वहां बीच में थोड़ी जगह मिलेगी। ठीक है, तो उसके बीचों बीच 2 भाग में डिवाइड कर लिया अपन ने, एक तो राइट और एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट। फिर मैंने 2 में और डिवाइड कर लिया, एक राइट एक लेफ्ट, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, राइट लेफ्ट और ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। अब देखो सामने स्माइलिंग टीथ बताया था, कौन सा बताया था? इंसीजर, यही बताया था ना, इंसीजर। जो कृंतक दांत है सामने वाले होते हैं, स्माइलिंग टीथ होते हैं, बोला था ना। तो एक तो आपका राइट अपना लेफ्ट साइड वाला हो गया और एक राइट साइड वाला। कितने हो गए? 2। एक आपका नीचे राइट हो गया, एक नीचे लेफ्ट हो गया। कितने हो गए? 4। लेकिन है कितने?
8 है ना, हुए कितने हैं 4, इसका मतलब इसके साथ वाला भी है। ठीक है, 4 भाग में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है कि अपने एक माउथ को 4 भाग में डिवाइड किया है, ऊपर वाला, नीचे वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला। ठीक है, और यदि 2 भाग में डिवाइड करोगे इसका मतलब ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा लिया अपन ने। समझ आ गई इसकी बात? ऐसे क्यों कर रहे हैं फिर? हैं, इतना समझने की बात भी नहीं है, चाहे ना समझो। ठीक है, लेकिन याद रखना कि अब देखो, एक तो ये दांत हो गया और एक ये, कितने हो गए 2। इधर भी 2 है ना, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, अब इसके साथ वाले दांत जो कैनाइन बताए थे थोड़े से तिखे होते हैं, बताए थे ना, कितने होते हैं 4, 2 ऊपर 2 नीचे, एक राइट एक लेफ्ट ऊपर, एक राइट एक लेफ्ट नीचे, कितने हो गए 4। मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, एक एक लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रीमोलर कितने 8 है ना, कितने हैं 8 है। एक इधर भाई, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इनके साथ साथ, कितने हो गए 8। 2 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, 2 नीचे राइट साइड, 2 नीचे लेफ्ट साइड, तो मैं लिख दूं यहां 2 2 2 2। अब मोलर कितने 12, मोलर कितने 12। तो बताओ, एक तो ये हो गया, दूसरा इस साइड, और तीसरा इस साइड होगा, लेकिन मैं नीचे मान लेता हूं, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे, नौवां यहाँ पे, 10वां यहाँ पे, 11वां यहाँ, 12वां यहाँ। 12 आगे, 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड, 3 नीचे राइट साइड 3 नीचे लेफ्ट साइड, तो मैं 3 3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, चाहे ऐसे याद कर लो 21 23 21 23, पता चल जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, इन सीजर की संख्या कितनी होगी 8। 1 2 3 4 के 9 कितने हो गए 4, 2 4 6 8, तो रिमोलर कितने हो गए 8, 3 3 6 3 9 3 12, मोलर कितने हो गए 12। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 21 23 21 23। ये 4 भाग में डिवाइड था, सिंपल ऐड कर लोगे आपके पास संख्या आ जाएगी। इस 2 भाग में डिवाइड करके दे, नीचे का ऊपर का तो राइट लेफ्ट का रह जाता है ना, तो इसमें 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, संख्या आ जाएगी दांतों की। ठीक है, समझ आई ये बात? ठीक है भाई, तो बस सीधा फॉर्मूला याद रखना, 21 23 परमानेंट का होता है, 21 02 किसका होता है टेम्परेरी टिथ का, टेम्परेरी टिथ का। ठीक है, इन सीजर की कैनाइन की, नींद आ रही तो कोई बात नहीं भाई, नींद आ रही हो तो एक बार पानी वगैरह पिया सकते हो। ठीक है, पीना है तो, यदि ज़्यादा बोर तो नहीं हो रही होगी, पानी पी के आना तो पिया, कोई बात नहीं, 2 मिनट है आपके पास, पी के आना है क्या, पीना है क्या, पियाओ, इसमें ले आना यार आपको, जल्दी आना फिर 1 ही मिनट में। जल्दी आना, अभी जस्ट जाते ही। कर दो।